वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट जो 2017 में आपका 10 सितंबर को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। इसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में आपकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली है, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया है कि रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन है। ये पेपर कब हुआ था? आपका 2017 में हुआ था। तो उस हिसाब से जो रेलवे के केंद्रीय मंत्री थे उस समय वो कौन थे? सुरेश प्रभु। रेलवे के केंद्रीय मंत्री 2017 में कौन थे? सुरेश प्रभु थे। अगर क्वेश्चन आपके अगले पेपर में पूछा जाता है कि अभी रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन है, मतलब 2021 में रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन हैं, तो ये हैं आपके अश्विनी वैष्णव। अभी रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव रेलवे के केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है। सॉरी, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो पहले परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करते हैं। इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 में। कब हुआ था इस आयोग का गठन? 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? 2017 में। तो 2017 के हिसाब से इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे शेखर बसु। और इसके बाद अभी अगर इसके बात करें 2021 में इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं अभी KN व्यास। कौन है इसके अध्यक्ष? अभी KN व्यास हैं, जिनका पूरा नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास। क्या नाम है इनका? कमलेश नीलकंठ व्यास इनका पूरा नाम है। ये अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि आज रविवार है तो 1344 दिनों बाद क्या डे होगा? इनमें से कौन सा बार होगा? तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? 1344 को डिवाइड करेंगे 7 से। अगर यहाँ पर कोई भी शेष बचता है तो उतने दिन हम क्या करेंगे? रविवार में जोड़ देंगे। अगर कोई भी शेष नहीं बचता तो हमारा जो उस दिन बार होगा वो कौन सा होगा? यही बार जो पहले दिया गया है। अब 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कितना होगा आपका? 192 बार पूरी तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो जो 144 दिनों के बाद जो बार आएगा, शेष यहाँ पर क्या बचा है? शेष बचा है आपका 0। तो 0 को हम रविवार में ऐड कर देंगे तो बार क्या आएगा? उस दिन भी आपका रविवार आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि संविधान की किस सूची में इसके द्वारा मान्य भाषाएं सूचीबद्ध हैं? बोलने का मतलब है कि संविधान की किस सूची में भाषाएं दी हुई हैं। तो संविधान की जिस सूची में भाषाएं दी हुई हैं वो है आपकी 8वीं सूची। कौन सी है? 8वीं सूची। टोटल इसमें कितनी भाषाओं को लिया गया है? टोटल लिया गया है इसमें 22 भाषाओं को। टोटल कितनी भाषाओं को लिया गया है इसमें? 22 भाषाओं को इसमें टोटल लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपका कब का है? कब पूछा गया है? 2017 में। हर बार हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं बताना ये पेपर हमारा कब हुआ था? 2017 में हुआ था। तो उसके हिसाब से जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी।
2017 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अभी यानी कि 2021 में आपके रक्षा मंत्री कौन हैं, 2021-22 में, तो अभी आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है अभी रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अच्छा, आपके किसी क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर क्या टिक करेंगे कि पहले रक्षा मंत्री थे हमारे बलदेव सिंह। पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि पुरुषों की भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है। तो 2017 के हिसाब से जो मेंस इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी हेड कोच थे वो थे आपके रवि शास्त्री। कौन थे? रवि शास्त्री थे। अभी 2021 और 2022 की अगर बात करें तो अभी इंडियन टीम के जो हेड कोच हैं वो कौन हैं? राहुल द्रविड़। कौन है अभी कोच 2021-22 में? राहुल द्रविड़ कोच हैं पुरुषों की भारतीय क्रिकेट टीम के। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो टोटल हम अगर बात करें कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में कितने गांवों को शामिल किया गया है, इसमें टोटल इंडिया में 1100 गांवों को शामिल किया गया है। कितने गांवों को शामिल किया गया है? 1100 गांवों को शामिल किया गया है। और एमपी में आपके 60 गांव लिए गए हैं। एमपी में कितने गांव लिए गए हैं? 60 गांव लिए गए हैं। ये कौन कौन से जगह के हैं? ये आपके हैं सतना के, सीहोर के और राजगढ़ के। कहाँ कहाँ के हैं? सतना, सीहोर और राजगढ़ से ये आपके गांव लिए गए हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? सिंगरौली नहीं है, उमरिया नहीं है, सीहोर इसका आंसर है, अशोकनगर भी नहीं है। किन जिलों को लिया गया है? सतना, सीहोर और राजगढ़, जिसमें से सीहोर क्या है? ऑप्शंस में दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति 24,928 को उल्टे क्रम में लिखता है तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अच्छा, इसको उल्टे क्रम में लिखिए। उल्टे क्रम में लिखने पर 8 पहले, 2 फिर, 9 यहाँ पर, 4 यहाँ और 2 यहाँ। तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी नंबर आएगा आपका? 9 आएगा। 9 किस में दिया है? यहाँ पर 9, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि खियोनी यानी कि खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो खिवनी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है आपका? देवास में स्थित है। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देवास में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया है। इनमें से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया है? तो अद्वैत वेदांत है क्या? अद्वैत वेदांत की ही एक शाखा है। क्या है ये? वेदांत की एक शाखा है अद्वैत वेदांत। और इसको क्या बोला जाता है? ये एक भारत में उपजी विचारधाराओं में से एक है। जो अद्वैत वेदांत जो विचारधारा है वो भारत में उपजी विचारधाराओं में से एक है। और इसका जो प्रचार किया है वो किसने किया है? आदि शंकराचार्य ने। इसका प्रचार किसने किया है? अद्वैत वेदांत का प्रचार किया है आदि शंकराचार्य ने इसका प्रचार किया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया था। किसके मामले में? कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया था? तो ये तर्क दिया था आपका हरीश साल्वे ने। किसने तर्क दिया था? हरीश साल्वे ने। हरीश साल्वे इंडिया के सबसे महंगे वकील हैं। कौन हैं इंडिया के सबसे महंगे वकील हैं? ये भारत के सबसे महंगे वकील हैं और ये भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। कौन? भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी ये रह चुके हैं, हरीश साल्वे। और
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया था? तो ये इसका आंसर है आपका हरीश साल्वे द्वारा तर्क दिया गया था कुलभूषण जाधव मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गुगली जो शब्द है वो किससे संबंधित है? कौन सा शब्द? गुगली शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो गुगली शब्द किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है। गुगली शब्द का अर्थ क्या होता है? गुगली शब्द का अर्थ क्या होता है? ये क्रिकेट से संबंधित है। जब दाएं हाथ का लेग स्पिनर बॉल फेंकता है और बॉल पड़ने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाती है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन से बॉल फेंकता है उसी डायरेक्शन में बॉल घूम जाती है, उसको क्या बोला जाता है? गुगली बोला जाता है, और ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के जो सदस्य बने थे वो कौन थे? प्रथम भारतीय सदस्य कब बने थे? ये उनका नाम है आपका दादा भाई नेहरू। ये ब्रिटिश संसद के सदस्य कब बने थे? ये 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। ये लिबरल पार्टी से थे। किससे थे? ये लिबरल पार्टी से थे। ये ब्रिटिश संसद के सदस्य 1892 में बने थे। ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। इनका एक नाम और है दादा भाई नेहरू जी का। इनको देश के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? देश के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से इनको जाना जाता है। और ये भारत के पहले प्रोफेसर भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? ये पहले भारतीय प्रोफेसर भी ये रह चुके हैं। ये भारत के पहले प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कौन? दादा भाई नेहरू जी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 2017 के राज्य चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद किसे पंजाब का मुख्यमंत्री का नाम दिया गया था? तो पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम जिनको दिया गया था वो थे आपके कप्तान अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2017 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब का मुख्यमंत्री चुना गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछता है कि 30 जून 2017 को भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो 30 जून 2017 को 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में जिसको नियुक्त किया गया था उनका नाम है के वेणुगोपाल। और आज भी यानी कि 2021 और 22 में भी यही हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। यही के वेणुगोपाल ही आपके अटॉर्नी जनरल हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके अभी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के वेणुगोपाल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि बी की आयु ए की आयु की दोगुनी है। इसको हम जैसे जैसे पढ़ते चलते हैं साथ में ही लिखते चलते हैं। क्या दिया है कि बी की आयु कितनी है? दोगुनी है ए की आयु की, और एफ की आयु से दोगुनी कम है। तो एफ की आयु से दोगुनी कम है तो एफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 भी। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला दिया है कि सी की आयु ए की आयु की आधी है। सी की जो आयु है वो ए की आयु की आधी है। इस तरीके से इसको लिख दिया। अब दिया है लेकिन डी की आयु से दोगुनी है तो सी की आयु कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी डी की आयु की। तो सबसे ज़्यादा आयु किसकी है? इसको कैसे निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा आयु किसकी है? तो पहले क्या करते हैं, हम सबको ए के टर्म में लिख लेते हैं। ये बी हमारा यहाँ पर ए के टर्म में लिखा है और बी को कितना लिखा गया है यहाँ पर 2a, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2a, तो बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 4a। ये f बराबर 4a हो गया। अब इस तरीके से c बराबर क्या लिखा है? a का आधा लिखा है। और यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 × a/2, तो 2 से 2 को कैंसिल, तो d बराबर क्या हो जाएगा? a। सबसे बड़ा इनमें से कौन है? ये 2a है, ये 4a है, ये a/2 है और ये a है, तो सबसे बड़ा है 4a। 4a किसको इंडिकेट कर रहा है? आपके f को। तो f क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे बड़ा हो जाएगा। f क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना
में इसकी परिकल्पना की गई है? भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किसकी परिकल्पना की गई है? तो इसमें परिकल्पना की गई है आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसकी परिकल्पना की गई है? तो उसमें परिकल्पना की गई है आपकी प्रभुता संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवादी गणतंत्र की। किसकी? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात करी गई है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो प्रभुता से संपन्न हो, जनतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और समाजवादी हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब ऑप्शन दिए हैं कि पुलिस की ओर से गोलीबारी की गई हो, संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, राज्यपाल केंद्र के प्रति निष्ठाहीन बन जाए या फिर मुख्यमंत्री गलत बर्ताव करे। तो क्या हो जाएगा? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब उस राज्य का जो कार्य शक्ति है, मतलब राज्य की जो विधानसभा है वो फेल हो जाए। क्या हो जाए? राज्य की जो विधानसभा है वो फेल हो जाए और जो वहाँ की कार्य शक्ति है वो खत्म हो जाए। क्या हो जाए? कार्य शक्ति जो वहाँ किसी भी राज्य की है वो क्या हो जाए? फेल हो जाए। तब किसी भी राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है। मतलब इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पुलिस की ओर से गोलीबारी की गई हो, तो इसका कोई संबंध नहीं है राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन है कि अगला ऑप्शन क्या दिया है कि संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला, संविधान केंद्र के प्रति निष्ठाहीन बन जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री गलत बर्ताव करे, इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संविधान तंत्र असफल हो गया हो। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि भारत का जो मानक मध्याह्न है कहाँ से होकर गुजरता है? भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है? तो भारत का जो मानक मध्याह्न है वो 5 स्टेट से गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जिसमें राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका यूपी, दूसरा है आपका एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी, और उड़ीसा और एक और जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? एक और राज्य है आपका, वो आपका आंध्र प्रदेश है। ये बात करी गई है, ये पूरे जिले जो दिए हैं वो एमपी के दिए हैं। तो एमपी में किस जिले से होकर गुजरती है आपकी मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है? तो एमपी में आपका सिंगरौली से होकर मानक मध्याह्न गुजरता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो चेरापूंजी सबसे ज़्यादा बारिश आपकी कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपकी मासेनराम। और चेरापूंजी ये कहाँ पर है? ये आपका मेघालय में स्थित है। और ये यहाँ पर एक जगह और है, क्या है? मासेनराम। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर कि शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो शरद जोशी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? शरद जोशी कौन थे? शरद जोशी थे एक प्रसिद्ध भारतीय कवि। कौन थे शरद जोशी? प्रसिद्ध भारतीय कवि थे। तो जो पुरस्कार दिया जाएगा वो इसी से रिलेटेड दिया जाएगा। विजुअल आर्ट में नहीं दिया जाएगा, शास्त्रीय संगीत में नहीं दिया जाएगा, काव्य में भी नहीं दिया जाएगा। ये दिया जाता है आपके निबंध, संस्मरण, व्यंग्य लेखन में। किसके लिए दिया जाता है? निबंध, संस्मरण और व्यंग्य लेखन के लिए शरद जोशी पुरस्कार जो है दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार हमेशा किसको दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है। तो रातापानी बांध आपका किस जिले में स्थित है, ये आपके रायसेन जिले में स्थित है। रातापानी बांध किस जिले में स्थित है, ये रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला भोपाल से लगा हुआ एक जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल नंबर 4 से कम आने की कितनी प्रायिकता है। तो कुल नंबर 4 से कम आएगा जब उसका योग होगा 3। कितना होगा, जब योग होगा 3, मतलब 3 और 3 से कम जो भी नंबर टोटल मिला के आएंगे तो वो प्रायिकता हमको निकालनी है। पहले पासे पर अगर 1 आए और दूसरे पासे पर अगर 1 आए तो ये 4 से कम हो जाएगा इसका योग। पहले पासे पर 1 आए दूसरे पर 2 आए तो ये योग 4 से कम हो जाएगा। और पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पर 1 आए तब भी ये योग क्या होगा, 4 से कम होगा। ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 3 आई है। और एक पासे में कितनी प्रोबेबिलिटी, 2 पासों को जब एक साथ उछाला जाता है, फेंका जाता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आती है। एक पासे में नंबर कितना होता है, 6। 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 36 होती है। लेकिन 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है, 3 निकली है। कितने में से निकली है, 36 में से। तो ये क्या हो जाएगा, 3/36। इसको 3 से कैंसिल करेंगे 1 बार, इसको 3 से कैंसिल करेंगे 12 बार। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 1/12। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कि क्वेश्चन दिया है एक विषम ज्ञात करना है, इसमें से विषम कौन सा होगा। इसमें से विषम कौन सा होगा वो नंबर हमको निकालना है। ये जो नंबर है आपका, ये आपका डिविजिबल है 3 से। ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है और ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है। सिर्फ 109 जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, विषम, यानी कि ये ऑड नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। अब इस श्रृंखला में रिलेशन क्या दिया है, इस श्रृंखला में पहले हम रिलेशन को देखेंगे। तो 2 और 5, 5 और 9, 9 और 19, 19 और 37 के बीच में रिलेशन क्या है। अगर हम देखेंगे पिछले नंबर से अगले नंबर को तो ये हमें उसके मल्टीपल्स के थोड़ा थोड़ा आगे पीछे दिख रहा है। मल्टीपल्स के आगे पीछे दिख रहा है मतलब क्या है, अगर हम 2 में मल्टीप्लाई 2 का करें, कितने का, मल्टीप्लाई 2 का कर दें और इसमें अगर +1 कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। अब 5 में अगर मल्टीप्लाई 2 का करें तो क्या हो जाएगा, 10। 10 में से अगर 1 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 9। ये सीरीज हमको मिल गई। अगले में क्या करेंगे, 9 में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, कितना आया, 18 आया। 18 में 1 ऐड कर देंगे तो 19 मिल गया। अब सीरीज क्या पकड़ में आ रही है, 2 × 2 + 1 × 2 - 1 × 2 + 1। अगले में देखते हैं कि सीरीज क्या मिल रही है। 19 और 37 के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है। 19 में अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 38। 38 में से 1 माइनस कर देंगे, हमको क्या मिल गया, 37। मतलब ये जो सीरीज हमने ढूंढी है वो बिल्कुल सही है। तो अगला नंबर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ -1 है तो अगली जो सीरीज मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी, × 2 + 1। तो 37 में आप × 2 करिए। 37 में × 2 करने पर हमको क्या मिला, 74। और 74 में आप +1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 75। आंसर क्या आ जाएगा, 75, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसमें भी हमको ये संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। अब श्रृंखला यहाँ पर कैसे चुनेंगे, कैसे उसको पूरा करेंगे। यहाँ रिलेशन देखेंगे अगर 4 और 10 के बीच में, फिर यहाँ डैश है, फिर रिलेशन देखेंगे 82 और 244 के बीच में। तो यहाँ रिलेशन हमें क्या मिल रहा है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई 3 का करेंगे और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। 4 × 3 क्या होगा, 12। 12 - 2 किया तो 10 मिल गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें सीरीज निकालने के लिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो यहाँ नंबर क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई 3 करने पर 246 आएगा। 246 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 244 आ जाएगा। तो यहाँ भी रिलेशन हमें ये मिल रहा है, यहाँ भी ये मिल रहा है। तो अगले यहाँ पर भी हमको रिलेशन क्या पकड़ना चाहिए, × 3 - 2।
तो 10 में अगर इंटू 3 का करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 में से 2 को घटाया तो कितना आया यहाँ पर 28 आया। कितना आया 28। अब देखिए 28 में अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 84, 84 में से -2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 82। तो ये सीरीज हमारी यहाँ पर मैच कर गई, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 28। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमें उसी पर आधारित दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर हमको ये श्रृंखला पूरी करनी है। श्रृंखला क्या दी है, ये दिया है आपका 2, ये यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 8, यहाँ दिया है 63। तो अगला नंबर आपका क्या आएगा। अच्छा, यहाँ रिलेशन देख रहे हैं हम, यहाँ रिलेशन हमें क्या मिल रहा है, ये इस संख्या का स्क्वायर करिए और इसको माइनस, एक नंबर को माइनस कर दीजिए। इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 4, 4 में से 1 को माइनस किया 3 मिल गया। अब इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 में से इसको 1 को माइनस करेंगे तो 8 मिल गया। अब 8 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर करने पर कितना मिला 64, 64 में से 1 को माइनस कर दिया तो कितना मिल गया आपको यहाँ पर 63। तो यहाँ क्या किया 2 के स्क्वायर में से 1 को माइनस कर दिया, यहाँ क्या किया 3 के स्क्वायर में से 1 को माइनस कर दिया, यहाँ क्या किया पिछली संख्या जो है आपके उसके स्क्वायर में से 1 को माइनस करना। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर निकालेंगे हम 63 का स्क्वायर, 63 के स्क्वायर में से करेंगे 1 को माइनस। तो 63 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 63 का स्क्वायर होता है 3969। क्या होता है 63 का स्क्वायर 3969। इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो नंबर क्या आ जाएगा आपका 3968। नंबर क्या आ जाएगा 3968, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित दिया है। कथन क्या दिया है, यहाँ पर कथन दिया है कि कुछ टेबल फेबल हैं। इस तरीके से हमने ये ले लिया, ये टेबल का और ये एफ फेबल का, ये कॉमन एरिया हो गया। अब दिया है कि सभी जो फेबल हैं वो केबल हैं। इसको किसके अंतर्गत कर दिया, यहाँ पर इसको के अंदर कर दिया सारा। अब यहाँ पर निष्कर्षों को मैच करते हैं कि सभी टेबल केबल हैं। तो टेबल और केबल का कोई भी सभी का कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि कुछ टेबल केबल हैं, तो टेबल और केबल का यहाँ पर ये कॉमन एरिया है, तो कुछ वाला जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट। तो आंसर क्या निकल के आएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्या आ जाएगा आंसर कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है कि एक विषम ज्ञात करना है। विषम कैसे ज्ञात करेंगे, ये दिया है आपका विंडशील्ड, कार, व्हील्स और बोनेट। इसमें से आपका विषम कौन सा होगा। विषम यहाँ पर कौन सा होगा, विंडशील्ड क्या होते हैं आपके कार में लगाने के लिए, ग्लास पे लगाने के लिए आपके विंडशील्ड्स रहते हैं। व्हील भी आपका कार का पार्ट होता है, विंडशील भी आपका कार का पार्ट होता है, और बोनेट भी क्या होता है आपका कार का पार्ट होता है। और कार जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर विषम हो जाएगा। सब में जो विषम होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि बेंगलोर को क्या कोड किया जा रहा है। बेंगलोर का कोड दिया जा रहा है यहाँ पर BANGALORE का जो कोड है वो है YZMTZOLIV। ये क्या है, ये कोड दिया है बेंगलोर का। तो हमको कोड किसका निकालना है, हमें कोड निकालना है KOLKATA का। अब यहाँ पर हम देखने पर रिलेशन क्या मिल रहा है, हमको रिलेशन मिल रहा है कि ये जो अल्फ़ाबेट ऊपर दिए हैं ये स्टार्टिंग से इनकी नंबरिंग जो है, और नीचे वाले अल्फ़ाबेट की लास्ट से नंबरिंग जो है वो इक्वल है। क्या दी है, ये स्टार्टिंग से आपका 5th अल्फ़ाबेट दिया है, ये लास्ट से आपका 5th दिया है। ये स्टार्टिंग से आपका सेकंड अल्फ़ाबेट दिया है, ये लास्ट से सेकंड दिया है। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट दिए हैं वो आपको अपोजिट दिए हैं। अपोजिट A से Z तक, अगर A का कोड 1 है, Z का कोड 26 है, तो लास्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो Z का कोड क्या हो जाएगा 1। तो ये जो नंबरिंग है वो हमें याद होनी चाहिए
पूरी नंबरिंग याद होनी चाहिए, ए से जेड तक कौन किसका अपोजिट वर्ड होता है, ये सारे हमको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जब हम कोलकाता का कोड निकालेंगे तो के का जो कोड रहता है उल्टा वो क्या हो जाता है, पी हो जाता है, ओ का एल, एल का ओ, और के का फिर से क्या है पी, ए का क्या हो जाएगा जेड, टी का कोड क्या निकल के आएगा जी, और ए का कोड फिर से जेड। तो आंसर क्या हो जाएगा पी एल ओ पी जेड जी जेड। ये किस में दिया है, ये दिया है आपके ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में। किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि श्रृंखला में एक क्रम दिया है, इसमें से गलत हमें पहचानना है। ये क्रम क्या दिया है कि 1 3 7 15 31 और 62। यहाँ जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, इसमें पिछली संख्या में मल्टीप्लाई 2 का करो 1 ऐड कर दो, पिछली संख्या में मल्टीप्लाई 2 का करो 1 ऐड कर दो। तो इसी तरीके से ये आपका रिलेशन हर एक में मिलना चाहिए। एक में मल्टीप्लाई 2 का किया तो 2 आया, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 3 में मल्टीप्लाई 2 का करो तो ये कितना हो गया 6, और 6 में 1 ऐड किया तो आया 7, 7 में मल्टीप्लाई 2 का किया 14, 14 में 1 ऐड किया 15 आया, 15 में मल्टीप्लाई किया 2 का तो कितना आएगा 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। इसी तरीके से 31 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो नंबर कितना आएगा 62, और 62 में अगर 1 ऐड करेंगे तो नंबर यहाँ कितना आना चाहिए 63, लेकिन हमें यहाँ नंबर क्या दिया है 62 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, सब में गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर भी कि यहाँ एक श्रृंखला दी है, यहाँ पर गलत संयोजन हमको पहचानना है कि गलत संयोजन कौन सा होगा। तो नंबर दिए हैं हमें यहाँ पर कि 216, 345, 512, 729 और 1000। अगर हम इन नंबर्स को पीछे से देखते हैं तो ये हमें किसका क्यूब मिल रहा है 10 का क्यूब, ये हमें किसका क्यूब मिल रहा है 9 का क्यूब, ये हमें किसका क्यूब मिल रहा है 8 का क्यूब, और ये नंबर हमें किसका मिल रहा है 6 का क्यूब। तो यहाँ क्या आना चाहिए था आपका 7 का क्यूब। 7 का क्यूब यहाँ पर क्या होता है 343 होता है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है, हमें ये सीरीज में क्या दिया है 345। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि किरण का कोड क्या दिया है, यहाँ पर किरण का कोड दिया है LJSBO, ये किरण का कोड दिया है। तो हमको कोड किसका निकालना है, श्रीकांत का कोड किसका निकालना है SRIKANT का यहाँ पर कोड निकालना है। इसका कोड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जब इन नंबर्स के बीच में रिलेशन देखेंगे, इन अल्फ़ाबेट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे तो इनमें क्या किया है, पहले वाले अल्फ़ाबेट में +1 सब में कर दिया है तो अगला अल्फ़ाबेट आ गया है। इसके बाद इनमें सब में अगर हम +1 करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, S के बाद क्या आता है T, R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है S, I के बाद J, K के बाद L, A के बाद B, N के बाद आता है आपका O, और T के बाद आता है U। TSJLBOU क्या हो जाएगा, श्रीकांत का कोड हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है आपके, ये दिया है TSJLVOU दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका कोड पर ही रिलेटेड है। तो कोड क्या दिया है यहाँ पर PRI, यहाँ पर क्या दिया है PRINCIPALITY। प्रिंसिपैलिटी का कोड क्या दिया है INPRACITYL। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस हो गया, यहाँ देखते हैं क्या दिया है INPRPACITYLI। इस तरीके से ये कोड दिया है। हमें किसका कोड निकालना है, हमें निकालना है COMPUTATI। इसको द्वारा से लिख लेते हैं, क्या करेंगे इसको पूरे को यहाँ पर द्वारा से लिख देते हैं।
द्वारा से लिखने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वारा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका COMPUTATIONS, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो इसका कोड निकल के आएगा वो इसका कोड क्या होगा, देखिए P कहाँ लिखा है, इस जगह पे, R कहाँ लिखा है, इस जगह पे, I कहाँ लिखा है, इस जगह पे, और N कहाँ लिखा है, इस जगह पे। ये 4 की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और C यहाँ लिखा है, I यहाँ लिखा है, P यहाँ लिखा, A यहाँ लिखा, ये भी आपका कंप्लीट। इसी तरीके से L यहाँ, I यहाँ, T यहाँ, Y यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, M कहाँ कर देंगे हम, यहाँ कर देंगे। इसी तरीके से P कहाँ कर देंगे, यहाँ। C कहाँ कर देंगे, यहाँ। और O कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। अब अगला देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका A, यहाँ क्या हो जाएगा T, यहाँ क्या हो जाएगा U, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर से T। अगले में देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा N, और यहाँ हो जाएगा S। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा I, और यहाँ हो जाएगा आपका O। MPCOATUTNSIO, ये हो जाएगा आपका इसका कोड। ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। कौन से में दिया है, देखिए MPCOATUT और NSIO, ये दिया है आपके ऑप्शन 4 में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है ये आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित ही है। कथन क्या दिया है कि सभी सिक्के पेन हैं, सभी सिक्कों को किसके अंदर कर दिया, पेन के अंदर कर दिया। अब कुछ पुस्तकें पेन हैं, पेन में यहाँ पुस्तक है, यानी हमने बुक को ले लिया, ये कॉमन एरिया कर दिया। इस तरीके से ये दोनों कथन हमारे यहाँ सेटिस्फाई हो गए। निष्कर्ष देखेंगे कि कुछ सिक्के जो हैं वो पुस्तकें हैं। तो कुछ सिक्के और पुस्तकें हैं, सिक्के और पुस्तकों के बीच में यहाँ कोई रिलेशन हमें नहीं पता चल रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि कुछ पुस्तकें सिक्के हैं, तो ये रिलेशन भी क्या है, इसका उल्टा रिलेशन भी हमें नहीं दिया इन दोनों के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर हो जाएगा आपका कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित ही है। कथन क्या दिया है कि कुछ वैगन कार है। इस तरीके से हमने इसको बना दिया कि कुछ वैगन जो है वो आपका कार है। कुछ वैगन क्या है, यहाँ पर कार है। अगला दिया है कि सभी मोपेड जो है वो वैगन है, तो मोपेड को किसके अंदर कर दिया, वैगन के अंदर कर दिया। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष क्या होंगे कि कुछ मोपेड कार हैं, तो मोपेड और कार के बीच में यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि सभी वैगन मोपेड हैं, तो सभी जो मोपेड हैं वो वैगन के अंदर है, लेकिन वैगन मोपेड के अंदर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई बच्चा राक्षस नहीं है, तो यहाँ पर बच्चा ले लिया और ये राक्षस नहीं है, तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया कि कोई भी बच्चा राक्षस नहीं है। अब दिया है कि सभी बच्चे सर्जन हैं, तो सभी बच्चों को किसके अंदर कर दिया, सर्जन के अंदर। किसके अंदर कर दिया, सभी बच्चों को सर्जन के अंदर कर दिया। अब निष्कर्ष मैच करते हैं कि कुछ सर्जन राक्षस नहीं है, तो कुछ सर्जन यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चे का राक्षसों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये जो पोर्शन है उसका राक्षसों से कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा कि जो सर्जन बच्चे हैं वो क्या है, राक्षस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ राइट। अब दिया है कि कुछ सर्जन बच्चे हैं, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो किसके अंदर आ रहा है, सर्जन के अंदर, तो ये भी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका कोड पर आधारित है। किस पर आधारित है, कोड पर आधारित। इसमें क्या दिया है, इसका कोड हमें दिया है फाइन मार्च नाइट, और इसका कोड दिया है एवरी समर नाइट, तो इसका कोड दिया है फाइन फॉर पार्किंग। तो मार्च का कोड क्या होगा, मार्च सबसे पहले हम पकड़ते हैं, दिख किस में रहा है, मार्च जो है वो किस में दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, और इसका जो कोड है वो ये दिया है। अब यहाँ से हम कोड कैंसिल करते हैं, किसका कोड क्या मिलेगा, यहाँ पर फाइन वर्ड देखा, फाइन किस में मैच कर रहा है, इसमें, और दोनों में जो वर्ड मैच कर रहा है वो क्या है, IKS। यहाँ पर कैंसिल कर दिया।
अगला जो वर्ड दिया है आपका, इसमें क्या दिया है, नाइट दिया है। नाइट आपके इस वाले में दिया है और इस वाले में दिया है। तो यहाँ पर जो इनका कोड है वो क्या मैच कर रहा है, PIR और PIR यहाँ पर मैच कर रहा है। तो जो मार्च का आपके पास कोड बचा वो सिंगल बचा, क्या बचा यहाँ पर, रिट। मार्च का कोड यहाँ पर क्या बचा, RIT। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कोड पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है कि इसका कोड दिया है ये और इसका कोड दिया है ये, इसका कोड दिया है ये, इसका कोड दिया है ये, तो और इसका कोड दिया है ये। तो MIK का किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, MIK। पहले हम देखते हैं लिखा किस में है। MIK कहाँ लिखा है, इस जगह पर लिखा है। किस जगह पर, इस जगह पर। और इसका जो अर्थ है वो क्या दिया है, डायमंड आर फॉरएवर। इसका अर्थ क्या दिया है, डायमंड आर फॉरएवर। तो ये बर्ड इसमें से और किस में मैच हो रहा है, इसमें से डायमंड मैच हो रहा है आपका, किसमें, इसमें। तो जो कोड मैच हो रहा है वो क्या मैच हो रहा है, दोनों जगह पर आपका कोड, दोनों जगह पर क्या मैच हो रहा है, ये यहाँ पर कोड मैच हो रहा है जो वो AIN, क्या मैच हो रहा है कोड, AIN कोड जो है, सॉरी ये कोड इसका नहीं है, इसका जो कोड मैच हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, है HED जो कोड है वो डायमंड के लिए मैच हो रहा है। तो यहाँ से जो MIK का कोड आया है वो MIK और AIN का जो अर्थ आया है वो क्या है, R और फॉरएवर। R और फॉरएवर में से, दोनों वर्ड में से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो और किसी में मैच हो रहा हो। क्या दिया है, और किसी में, कोई भी वर्ड इन दोनों में से मैच नहीं हो रहा। तो MIK वर्ड और AIN वर्ड इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो MI के लिए इनमें से कौन सा यूज हो सकता है यहाँ पर, कि इनमें, इन दोनों में से कोई भी एक, R और फॉरएवर में से कोई भी एक वर्ड किसके लिए यूज हो सकता है, MIK के लिए यूज हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है कि अगर ये दोनों वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा वर्ग बनता है, इनमें से कौन सा वर्ग बनेगा। आप देख लीजिए धारियां किस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से। लेफ्ट साइड में आपका ये भरा हुआ होना चाहिए, राइट साइड में ये आपका इस तरीके का खाली होना चाहिए। तो नीचे के दोनों यहाँ मैच कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले में क्या आपकी आड़ी लाइन दी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या दिया है, ये आपका भरा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में ये आपका भरा है, ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 6/13 और 7/15 के बीच में इनमें से कौन सा नंबर आता है। नंबर क्या दिया है, 6/13 और 7/15, ये दो नंबर दिए हैं। इनके बीच में, इन चारों में से कौन सा नंबर है। पहले हम इस नंबर का जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दशमलव में इसकी वैल्यू आ रही है 461, और इसकी जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पर 0.466। इसकी जो डेसिमल में वैल्यू है 0.47 है। इसकी डेसिमल में वैल्यू आपकी कितनी है, इसकी भी 0.47 है। इसकी डेसिमल में वैल्यू है आपकी 0.463 और इसकी जो डेसिमल में वैल्यू है वो है आपकी 452। तो इस सीरीज के अंदर आपका कौन सा आ रहा है, 0.46 से ये ज़्यादा है, ये गलत है, ये भी ज़्यादा है, ये गलत है, ये कम है, ये गलत है। तो ये जो नंबर है वो आपका 0.461 और 0.466 के बीच में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में दूसरे तरीके से करवाएंगे। यहाँ पर अभी वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, दूसरे तरीके से भी करवाएंगे, थोड़ा इससे आपको सिंपल लगेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद अभी हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि यदि A/B बराबर कितना है, यहाँ पर 5/6, तो सीधी सीधी A की वैल्यू क्या मिल जाती है, यहाँ से 5 मिल जाती है, और B की वैल्यू क्या मिल जाती है, 6 मिल जाती है।
तो हमें किसका कोड निकालना है, b माइनस ए और b प्लस ए का। पहले b माइनस ए देख लेते हैं। b माइनस ए मतलब 6 में से 5 को माइनस किया, इस तरीके से हमने 6 माइनस 5 लिख ली। नीचे क्या हो जाएगा 6 प्लस 5, 6 माइनस 5 कितना होता है 1, और 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इसमें इस क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो अगली आकृति देखते हैं। पहले में 1 डॉट आपका भरा है, दूसरे में 2 डॉट भरे हैं, तीसरे में 3 डॉट, चौथे में 4 डॉट, तो पांचवें में कितने भरे होने चाहिए आपके 5 डॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज में अगली आकृति आपकी कौन सी आएगी। यहाँ क्या किया है, इस गोले को बड़ा कर दिया गया है और इस ट्रायंगल को त्रिभुज को उल्टा रख दिया गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस जो रेक्टेंगल दिया है उसको बड़ा कर देंगे और इसको मिडिल में रख देंगे उल्टा करके। तो इस तरीके से ये बन के आएगा। तो इस तरीके से बन के आएगा। तो ये किस में दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या होगा यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि ये जो नंबर हैं इनको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ती क्रम में हमको लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये नंबर लिख लिए 2/15, 3/10 और 5/21। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा आपका 210। एलसीएम कितना आ जाएगा 210। बारी बारी से इस नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अलग अलग से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2/15 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 15 से इसको कैंसिल करेंगे। ये कितनी बार कैंसिल होगा आपका 14 बार। 14 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे इस 2 में। अगला जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 21 बार जाएगा। 21 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, ये ऊपर वाली संख्या से। इसी तरीके से 21 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से। तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 63 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ रही है 63 निकल के आ रही है। उसके बाद संख्या क्या है 50 है, उसके बाद क्या है 28। तो जो पहले नंबर पे संख्या आनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए आपकी, ये। दूसरे नंबर पे कौन सी होनी चाहिए, ये। नीचे नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से इन नंबर को हम सीक्वेंस में रख देंगे। तीसरे नंबर पर कौन सी आनी चाहिए आपकी 2/15। तो ये किस में दी है आपकी, फर्स्ट नंबर पर 3/10 होनी चाहिए। इसमें नहीं दी, इसमें नहीं दी, इसमें नहीं दी। 3/10 फर्स्ट नंबर पर किस में दी है आपके ऑप्शन नंबर 4 में दी है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि मोहनलाल और सोहनलाल की आयु का गुणनफल कितना दिया है 99 दिया है। मोहनलाल इंटू सोहनलाल की जो आयु का गुणनफल है वो 99 दिया है और उनके आयु का अंतर कितना है 2 है। अंतर m-s बराबर कितना होना चाहिए यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 99 आए और जिनका जो अंतर है वो 2 आए। तो वो दो नंबर कौन सी है आपकी 11 × 9 है। तो ज़्यादा हमें क्या पूछा है कि उन दोनों में से बड़े की आयु ज्ञात करिए। तो बड़े की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 11। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 11 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक प्राचीन राजा द्वारा अपने स्मारक के निर्माण के लिए 4000 व्यक्ति टोटल कार्यरत किए गए हैं, जिनमें से 3600 खदान से पत्थरों को लाते हैं, जबकि 608 पत्थरों को ले जाने और साथ में ही उनके स्थापन में सहायता करते हैं। तो उनमें से कितने अकेले पत्थरों के स्थापन में सहायता करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये 608 हैं, ये पत्थरों को ले जा रहे हैं और उसके स्थापन में सहायता कर रहे हैं। ये जो 3600 हैं वो क्या कर रहे हैं, 3600 में से कुछ इसमें भी ऐड हो रहे हैं जो पत्थरों को ले जा रहे हैं और उनको वहां पर लगवा रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें कि सिर्फ पत्थरों के स्थापन में कितने सहायता करते हैं। तो क्या कर देंगे हम 4000 में से इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ 400 लोग जो होंगे वो क्या होंगे, पत्थरों को मूव करने में मदद करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि साधारण ब्याज पर 20 साल में एक राशि 2 गुनी हो गई, तो ब्याज की दर क्या है। मूलधन क्या दिया है आपका P दिया है और
दर क्या दी है आपकी, आर दी है, समय क्या दिया है आपका 20 वर्ष दिया है, R/100 यहाँ पर कर दिया। अब साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, मतलब जो मूल राशि है आपकी वो कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। दोगुनी राशि कब होगी, जब मूलधन में हम मूलधन जोड़ेंगे। तो मूलधन में मूलधन कब जोड़ेंगे, जब ये मूलधन बराबर किसके हो जाएगा, ब्याज के बराबर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, P कर देंगे, P से P को कैंसिल कर देंगे, 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। तो R की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी क्या निकल के आ जाएगी, 5%। R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5% यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रीति और विमल द्वारा 3:5, प्रीति और विमल की जो आयु है वो 3:5 में है। प्रीति और विमल की आयु कितनी है, 3:5 में है। 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। 9 वर्ष पश्चात अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो यहाँ जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो हमें सेम नहीं मिल रहा, तो पहले डिफरेंस को सेम करेंगे। डिफरेंस को सेम यहाँ पर कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंस लिया ये आया 1, इसमें डिफरेंस लिया आया 2। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, नीचे, और 1 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, ऊपर। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो ये आया 3 और 5। 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो ये आया आपका 6 और 8। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 का। लेकिन ओरिजिनली ये डिफरेंस कितने का है, 9 साल का है। तो 3 बराबर 9 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। 1 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी, 3 साल के। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि विमल की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु कितनी थी, ये प्रीति की थी, ये विमल की थी। वर्तमान आयु कितनी थी, 5 कोड किया गया है वर्तमान को, तो 5 × 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15। आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 विमल की वर्तमान आयु आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि यदि एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 2/5 से 155 ज्यादा है। कोई संख्या है x जिसका क्या दिया है हमें, 3/5 दिया है। ये इसमें से अगर x संख्या के 2/5 को घटाया जाता है तो कितना आ जाता है आपका 155। x यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ 3/5 में से माइनस किया 2/5, ये बराबर किसके होगा, 155 के। तो 3/5 में से 2/5 को माइनस करेंगे तो x का कितना आ जाएगा, 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, 155। 155 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 155 × 5। 155 × 5 बराबर किसके होता है, 775 के। आंसर यहाँ आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 775। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष पर निवेशित 30,625 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। एक तो आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 30,625 का आप 2 साल के लिए 4% ब्याज निकाल लीजिए। और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि PR/100 का की पावर n कितना होता है, ये साल दिए हैं। P यहाँ पर क्या दिया है, 30,625। इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, R क्या दिया है 4, 4/100 का हम घात कितनी लिखेंगे, n कितनी दी है, 2 दी है। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 30,625 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 25 × 25। पहले आप इसको 25 से डिवाइड कर लीजिए। 25 से इसको डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, 1225। फिर से 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 49। और ये क्या हो जाएगा आपका अंतर कितना आ जाएगा आपका 49। सीधे सीधे इसका अंतर हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक तरीका और है, क्या है कि पहले आप क्या करेंगे, इसमें पहले 30,625 के लिए हमें कितने सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है, 2 सालों के लिए। तो 4% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/25। कितनी होती है 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/25 होती है। तो 30,000 यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे लिखते हैं 30,625 का जो 1/25 आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1225। कितना हो जाएगा 1225। ये कौन से ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए।
सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, फिर से 1225 हो जाएगा, और इस 1225 पर फिर से 4% ब्याज। तो इस 1225 का फिर से आप 1/25 निकाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल मिला के आपका सेकेंड ईयर के लिए ब्याज आएगा, ब्याज आ जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज। तो इसमें जो अंतर होगा वो कितना होगा, साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों को जोड़ने पर होगा, तो जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 49 का आएगा। तो आंसर फिर से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो दोस्त ए और बी क्रमशः स्थानों x और y से प्रारंभ करते हैं। क्या दिया है यहाँ पर कि दो दोस्त हैं ए और बी हैं, ये x और y से यात्रा प्रारंभ करते हैं जो 390 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये लाइन को हमने मान लिया, ये दूरी मान ली यहाँ से यहाँ तक। x जगह यहाँ पर है, y जगह यहाँ पर है। ए कहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, ए चलना प्रारंभ कर रहा है यहाँ से, और बी कहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है यहाँ से। ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। एक्स की स्पीड क्या दी है, सॉरी ए की स्पीड यहाँ क्रमशः दी है, कितनी दी है, 5 दी है, और बी की स्पीड यहाँ कितनी दी है, 8 दी है। हमें क्या दिया है कि दोनों इस चाल से विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं, तो एक दूसरे को पार करने में उनके द्वारा समय कितना लिया गया है। ये कुल दूरी कितनी दी है, ये कुल दूरी दी है 390 किलोमीटर। कितनी दी है, 390 किलोमीटर दी है। अब दूरी दी है 390 किलोमीटर, ये विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो इनकी दूरी जो इनकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। कितना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 390, डिवाइड कितने से करेंगे, 13 से। 13 से इसको डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा आपका 30 क्या आ जाएगा घंटे, आर में ये वैल्यू आएगी 30 घंटे क्या हो जाएंगे। 30 घंटे बाद ये अपनी अपनी स्पीड से जब चलेंगे तो ये एक दूसरे से किसी जगह पर मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे, ये 30 घंटे बाद। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि x का 80% सॉरी y का जो 80% है वो क्या है, x है। y का 80% कितना है, x है। तो x का कितना प्रतिशत y होगा। x और y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। इस y को अगर यहाँ से हटाएंगे, इधर हम डिवाइड में कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 80, और y की वैल्यू कितनी मिल गई 100। x कितना हो गया, y का 80% हो गया। ये लाइन हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब दिया है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x हमने कहाँ लिख लिया, x का कितना प्रतिशत y है, तो y कहाँ लिख लिया, यहाँ x का मतलब हम x को कहाँ कर देंगे, अपॉन में। x से प्रतिशत निकालना है तो ये कहाँ कर देंगे, हम अपॉन में कर देंगे, इंटू किससे कर देंगे, 100 से। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 4 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार, और ये कैंसिल हो गया 4 से 25 बार। 2 से ये कैंसिल हो गया कितने बार आपका, 5 बार। तो 25 इंटू 5 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 125। 25 इंटू 5 बराबर क्या हो जाता है 125। तो जो x वैल्यू है वो y का कितनी जो y है वो x की कितनी प्रतिशत होगी, वो y की होगी आपकी 125% उसका मान आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, तो इसकी आय इसकी कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। बी की 20% कम होगी तो बी का कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो अगर बी को यहाँ से हटा के हम इधर लिख देंगे तो ए बटे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 80/100। ए की कितनी हो जाएगी 80, बी की कितनी हो जाएगी 100। अब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है 2। किस से पूछा है, अधिक कितना है 20 है। किस से पूछा है, ए की आय से। तो ए की आय यहाँ पर कितनी दी है 80 दी है, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 20 से ये डिवाइड हो जाएगा आपका 4 बार, और 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा आपका 25 बार।
तो कितना प्रतिशत अधिक होगी ये? 25% अधिक होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 25%। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलके कितने दिनों में पूरा करते हैं? 15 दिनों में। ए और सी उसको कितने दिन में करते हैं? ए और सी करते हैं उसको 10 दिन में, और बी और सी उसको कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। तो एक साथ कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो टोटल पहले पूरा कार्य निकालेंगे। कार्य कितना निकल के आएगा? 60। ए और बी द्वारा कितना करा जाएगा? 60/15 मतलब कि 4। बी ए और सी द्वारा कितना करा जाएगा? 60/10 यानी कि 6। बी और सी द्वारा कितना किया जाएगा? 60/12 यानी कि 5। तो टोटल कितना हो गया? टोटल काम हो गया यहाँ पर 6 और 4 10 और 5 15। ये 15 काम किसके द्वारा हुआ है? ये 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 15/2 यानी कि आ जाएगी आपकी 7.5। टोटल काम कितना है? 60 है। तीनों किससे कर रहे हैं? 7.5 की यूनिट से कर रहे हैं। तो 7.5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल हटा के ऊपर हमने 0 बढ़ा दिया। ये 15 से 5 बार कैंसिल हुआ। ये 15 से कैंसिल हुआ 4 बार, 40 बार टोटल हो गया। तो 5 से 40 कितनी बार कैंसिल होगा? 8 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 8 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 30 दिनों में। वो 20 दिन के लिए कार्य करता है। इस तरीके से हमने ये लाइन बना ली। ये टोटल काम 30 दिन में समाप्त कर रहा है। कौन कर रहा है? ए। अब सी ए कितने दिनों के लिए काम करता है? यहाँ पर 20 दिनों के लिए काम करता है। ए कितने दिनों के लिए काम करता है? 20 दिनों के लिए काम। तो ए का कितने दिन का काम बच जाता है? 10 दिन का काम। अब उस काम को बी कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। इस काम को ए 10 दिन में करता था। जिस काम को ए 10 दिन में करता था, बी कितने दिन में कर रहा है? जिस काम को ये 10 दिन में करता था, बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो टोटल काम क्या था? अगर इसमें मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो इस टोटल काम निकल आएगा। 30 काम था टोटल। सॉरी, ए कितने दिन में कर रहा था? 30 दिन में। तो यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे तो बी कितने दिन में काम करेगा? 12 × 3 36 दिन में। बी टोटल काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। तो 36 दिन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां शामिल हैं। एक परीक्षा में 20 लड़कियों द्वारा अर्जित औसत अंक कितने हैं? 85 हैं। और 20 लड़कों द्वारा जो औसत अंक हैं वो 83 हैं। तो कक्षा द्वारा अर्जित औसत अंकों को ज्ञात कीजिए। एक तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं कि जो संख्या है लड़के और लड़कियों की वो समान दी है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? हम यहाँ पर कर देंगे 85 और 83 का ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 168 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 84। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा भी आप जब बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? यही 20 लड़के हैं जिनका औसत कितना आ रहा है? 85 प्लस 20 लड़कियां हैं जिनका औसत कितना आ रहा है आपका? 83। डिवाइड किससे कर देंगे? 20 और 20 40 से। फिर भी आपका ये आंसर सेम ही आएगा। 20 को ऊपर से कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया आपका? 85 + 83। कितना आ गया यहाँ पर? 85 + 83 डिवाइडेड बाय क्या है? 40। 20 से इसको डिवाइड कर दिया 2 बार। देखिए 85 + 83/2 ये वैल्यू तो हमने यहीं लिख दी थी। तो ये क्या आएगा? फिर से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 84। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में आपको संख्या समान दी जाती है दोनों की, किसकी? यहाँ पर जो जिसका औसत पूछा गया है वहाँ पर समान संख्या दी जाती है, तो हम सिर्फ काम किस पर करते हैं? औसत पे। तो दोनों का औसत जोड़ के हम डिवाइड कितने से कर देंगे? 2 से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 84। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि 14 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार भूखंड पर एक गाय 7 मीटर लंबाई की रस्सी द्वारा एक कोने में बंधी हुई है। तो बिना चरे हुए भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरीके से आपका ये भूखंड दिया है। ये आपका एक खेत टाइप से दिया है। इस पे 7 इसका जो
आपका भुजा दी है वो कितने की दी है, यहाँ पर भुजा दी है आपको 14 की। कितने की दी है भुजा, 14 की दी है। अब 7 मीटर लंबाई रस्सी से एक कोने पर कौन बंधी हुई है, एक गाय बंधी है। तो ये 7 मीटर लंबी यहाँ तक लंबी रस्सी है, ये 7 मीटर। तो गाय यहाँ कहाँ तक चढ़ सकती है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 7। तो जो बिना चरा हुआ एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। बिना चरा हुआ एरिया ये वाला हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम, अगर टोटल में से इसको माइनस कर देंगे इतने को, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला। टोटल कितना एरिया हो जाएगा इसका, टोटल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कितना दिया है 14, तो 14 कितना हो जाएगा आपके पास 196। 14 × 14 कितना हो जाएगा 196। इस भूखंड का एरिया कितना आएगा, ये सर्कल का कितना पार्ट है, ये सर्कल का पार्ट है आपका 1/4। कितना है, 1/4 पार्ट है। तो 1/4 किसका एरिया निकाल लेंगे हम, वर्ग का। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 1/4 22/7 × r²। पाई r² इसका फॉर्मूला होता है। r कितना दिया है 7 दिया है। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 2 से ये कैंसिल कर दिया 2 बार, 2 से ये कैंसिल कर दिया 11 बार, 2 से फिर से ये कैंसिल कर दिया आपका 5.5 बार। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 5.5 × 7। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 38.5। टोटल एरिया कितना था 196। इसमें से 38.5 जो था वो गाय द्वारा चर लिया गया था। तो जो भाग बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है आपका 157.5। कितना बचा है भाग, 157.5 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है कि 20 संतरों का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 30 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 20 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहाँ से SP/CP का रेशियो मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो लाभ निकालना है। SP विक्रय मूल्य बड़ा है आपका किससे, क्रय मूल्य से। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है, 2 पर। तो डिवाइड कितने से कर देंगे हम, 2 से कर देंगे, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:1। पिता की आयु, फादर की आयु ये रही और सन की आयु ये रही। इनका अनुपात जो दिया है वो दिया है 3:1। अब उनकी आयु का गुणनफल 242 दिया है। यहाँ पर ये 242 नहीं है, ये कितना है आपका 243 है। हिंदी में गलत लिखा है, कितना लिखा है ये 243 है। आप एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन में और हिंदी के क्वेश्चन में वैल्यूज को मैच कर लीजिए। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि गलत कहाँ पर दिया है। जो मान्य होता है वो कौन सा होता है आपका, इंग्लिश का। तो यहाँ पर जो दोनों का गुणनफल है वो कितना दिया है आपका 343। अब दोनों का गुणनफल, अगर इसको 3x मान लिया, इसको 1x मान लिया, तो इन दोनों का गुणनफल आपका कितना हो जाएगा 243। तो 243 ये इसका गुणनफल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3x² बराबर किसके हो जाएगा 243 के। 3 से इसको कैंसिल करा, 24 कैंसिल हुआ 6 बार, ये कैंसिल हुआ आपका 3 से ये कैंसिल हुआ आपका 8 बार और ये कैंसिल हुआ 1 बार। तो x² की वैल्यू अगर 81 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √81। √81 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 9। x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो इनका जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया आपका 9 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 × 3 हो जाएगा 27। और इसका अनुपात कितना हो जाएगा 9 × 1 बराबर 9। हमें कितने वर्ष के बाद पूछा है 9 वर्ष बाद। तो इसमें 9 ऐड कर देंगे प्लस इसमें 9 ऐड कर देंगे। ये 9 ऐड करने पर ये कितना हो गया आपका 18 हो गया। और ये 9 ऐड करने पर ये कितना हो गया 36। 18 एकम 18, 18 दूने 36। रेशियो इनके बीच में कितना आ गया 2:1 का। रेशियो कितना आ गया 2:1 का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं
अगले क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि सोनू और मोनू के वेतन में अनुपात कितना दिया है, 3:4, और उनके व्यय का अनुपात दिया है 8:11। तो अगर वेतनों को हम मल्टीप्लाई x से कर दें और व्यय का जो अनुपात है उसको मल्टीप्लाई कर दें 22 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बचत क्या दी है, दोनों जगह समान दी है। तो अगर सोनू का हम देखते हैं तो सोनू का जो वेतन है वो कितना है, 3x है, और इसका व्यय है वो क्या है, 8y है। ये बराबर किसके हो जाएगा, मोनू के वेतन। तो ये कितना, मोनू का वेतन कितना हो जाएगा, 4x, और इसका व्यय कितना हो जाएगा, 11y। तो इनकी दोनों की जो बचत होगी वो क्या हो जाएगी, बचत दोनों की आय और व्यय में जो अंतर आएगा वो दोनों का बराबर आएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3x इधर जाएगा तो वैल्यू आ गई आपकी x, 11 इधर आया तो ये हो गया आपका प्लस में, तो 11 में से 8 को माइनस करिए तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, बाई की आ जाएगी। तो यहाँ जो बाई को अगर अपन इधर अपॉन में रखेंगे तो x अपॉन बाई का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3:1। x और बाई का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3:1 आ गया। अब हमको क्या पूछा है कि सोनू के वेतन और व्यय का अनुपात कितना है। सोनू का वेतन कितना है, 3x, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3, तो 3 × 3 कर देंगे। अब क्या, वेतन निकल गया, व्यय का अनुपात, व्यय कितना दिया है इसका, 8, बाई दिया है, बाई की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो 8 क्या कर देंगे यहाँ पर अपॉन में कर देंगे, 3 × 3 कितना हो गया, 9, और अपॉन में कितना आ गया, 8। तो इनके बीच में जो अनुपात आया वो कितना आया, 9:8। ये किस में दिया है, आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है दो व्यक्तियों की आयु में। यदि 5 वर्ष पहले आयु में बड़ा व्यक्ति आयु में छोटे व्यक्ति से 5 गुना बड़ा था। क्या दिया है, बड़ा व्यक्ति हमने मान लिया A, छोटा व्यक्ति हमने मान लिया B। तो बड़ा व्यक्ति कितना गुना बड़ा था, 5 गुना बड़ा था, तो इसकी एज क्या हो गई, 5, और इसकी एज क्या हो गई, 1। तो इनका जो अंतर है वो कितना दिया है, 20 दिया है। तो अंतर यहाँ पर अंतर हमेशा ही सेम होगा, चाहे तो हम 10 साल पहले की बात कर लें चाहे 10 साल बाद की कर लें। तो यहाँ पर जो रेशियो में अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4, लेकिन ओरिजिनली 4 नहीं है, वो 20 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/4, यानी कि 5। अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का जो मतलब आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 5 साल आ जाएगा। तो यहाँ से 5 × 5 करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 25, और 5 × 1 करेंगे ये कितना आ गया आपका 5। ये कब की एज दी है आपको, 5 साल पहले की। तो प्रेजेंट की एज निकालेंगे तो दोनों में 5 ऐड कर देंगे, तो 5 इसमें ऐड करेंगे ये कितना हो गया आपका 30, और 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 10। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30 और 10। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 और 10। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि सुल्ताना ने 2000 रुपए की एक वस्तु खरीदी और वो उसे 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 2000 कितना हो जाएगा आपका 100%। 100% कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 20% लाभ कमाना है तो वस्तु कितने की बेची जानी चाहिए, 120 की। तो यहाँ से 2000 का 120% निकाल लेते हैं। 2020 का 120, 2000 का 120% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 × 2 24, 1 0 ये और 1 0 ये, दोनों 0 जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो गया आपका 2400। आंसर क्या आ जाएगा आपका 2400। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें इसके जैसा कौन सा नहीं है वो हमें मिलाना है, तो हमें ये पहले ऑप्शन में ही मिल गया। कहाँ पर, पहले ऑप्शन में ही ये हमें दिख गया। क्या दिया है यहाँ पर, EMS लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है EM5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर इसका औसत निकालना है। इसका औसत कैसे निकालेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय ये कितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल करने पर ये नंबर कितना आ गया आपका 522। इन सभी को ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड करने पर ये नंबर कितने आ गए 522। 522 से डिवाइड कैसे कर दिया हमने, 6 से डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करने पर ये आंसर यहाँ पर कितना आ गया आपका 87। आंसर यहाँ पर कितना आ गया आपका 87। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें भी कौन सा गलत है वो हमें पहचानना है। देखिए ये जूम कर दिया, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें 3016 लिखा है, इसमें 3016 लिखा है, इसमें 8016 है, इसमें 3016 है, तो जो गलत है वो कौन सा है आपका 8016। ये जो कोड दिया है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आशा और निशा दो बहनें हैं। आशा और निशा दो बहनें हैं जो अपनी मौसी से मिलने का इरादा करती हैं, जो कि 25 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है। अब आशा प्रातः 9 बजे घर से निकलती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये यहाँ से दोनों चल रही हैं और ये क्या है, उनका मौसी का घर है, ये डेस्टिनेशन है उनका। इसके और इसके बीच में दूरी कितनी दी है आपकी 25 किलोमीटर दी है। अब आशा यहाँ से चल रही है, कब चल रही है 9 बजे चल रही है। ये किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब निशा है, निशा कितने बजे चल रही है, निशा चल रही है 11:30 पर और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस कब सॉल्व कर पाते हैं, हम सॉल्व तब कर पाते हैं जब दोनों की टाइमिंग जो होती है वो हमें समान दी रहती है। टाइमिंग समान कैसे करते हैं, ये जो बाद का टाइम है वो कितना दिया है आपको 11:30 दिया है, पहले का टाइम दिया है क्या 9 दिया है। तो जो आशा है वो 11:30 तक कितना चल लेगी, 11:30 तक घंटे कितने होते हैं 9 से 10 11 और 11:30 घंटे कितने होते हैं आपके 2 घंटे और 30 मिनट। कितने होते हैं 2 घंटे और 30 मिनट। 1 घंटे में ये कितनी चल रही है 4, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी 8 चल जाएगी और आधा घंटे में और इसकी आधी चल जाएगी तो 2 और चल जाएगी, तो कुल मिला के कितनी चल गई है 10 किलोमीटर। कितनी चली गई है 10 किलोमीटर चल गई। यहाँ पर कुल मिला के इसने दूरी कितनी कवर कर ली, इसने 10 दूरी कवर कर ली। अब यहाँ से आशा चलना प्रारंभ करेगी और यहाँ से निशा चलना प्रारंभ करेगी। कब प्रारंभ करेंगी दोनों 11:30 बजे प्रारंभ करेंगी। आशा किस स्पीड से चलेगी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और निशा किस स्पीड से चलेगी 9 किलोमीटर की स्पीड से। दोनों कहाँ पर मिलेंगी, ये दूरी क्या है, दूरी हमें नहीं दी है। आशा के लिए ये दूरी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। आशा x दूरी किससे कवर करेगी 4 से। और निशा के लिए ये दूरी क्या हो जाएगी, निशा यहाँ से चलेगी तो 10 और x, ये निशा के लिए ये दूरी क्या हो जाएगी 10 + x, ये कितने से कवर करेगी 9 से। यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आप लिख लीजिए, ये वैल्यू कितनी है x/4 = 10 + x/9। इसको हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं, ये कितनी आ गई थी x/4 बराबर के 10 + x/9 थी ये वैल्यू। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया आपका 9x। इधर बराबर क्या हो गया 4 × 10 + x, तो ये टोटल कितना हो गया ये 9x। ये बराबर किसके हो जाएगा 40 + 4x के। 4x को इधर ले गए माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया 5x। 5x/40, ये क्या हो गया 5 से इसको डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया आपका 8। तो x जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई आपकी 8। इस तरीके से ये डिस्टेंस थी, ये टोटल कितनी थी आपकी 25 थी। यहाँ से यहाँ तक 10 कवर हो गई थी और x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी 8। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है 18 कवर हो रही है। ये समय कब से था 11:30 से था, तो 11:30 पर कौन चला है निशा चला है और निशा की स्पीड कितनी है 9 है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 18 हो गई। 18 को किससे डिवाइड कर देंगे 9 से, तो घंटे कितने आ जाएंगे आपके पास 2 घंटे। कितने घंटे बाद मिलेंगी ये 2 घंटे बाद मिलेंगी, तो 2 घंटे को 11:30 में जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1:30।
11:30 में 2 घंटे जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1:30 बजे। तो 1:30 बजे क्या होंगी, ये एक दूसरे से मिलेंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1:30 PM। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है, तो 74 मिनट का कुल समय लेता है, तो किलोमीटर में कुल दूरी कितनी है। अच्छा, कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी थी उसकी, यहाँ पर कुल दूरी कितनी थी, x थी। x का वो तीसरा भाग, x का तीसरा भाग वो कितने से कवर करता है, 4 की स्पीड से, प्लस x का तीसरा भाग वो कितने से कवर करता है, 5 की स्पीड से, प्लस x का तीसरा भाग जो है वो कितने से कवर करता है, 1/6 की स्पीड से। टोटल समय कितना लेता है, 74 मिनट। ये आंसर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। इसको चलो ऊपर से लिख लेते हैं, यहाँ से क्या है, टोटल स्पीड यहाँ पर कितनी थी, टोटल स्पीड थी आपकी x, टोटल स्पीड थी x, तो x का जो 1/3 भाग है वो कितने से कवर करता है, 4 से। 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि दूरी और चाल का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, समय के। तो समय को हम यहाँ पर इक्वल करेंगे तो हम क्या करेंगे, दूरी बटे चाल करेंगे, तो इसलिए हमने ये अपॉन में 4 लिखा। प्लस क्या कर देंगे, अगला जो 1/3 भाग है वो करेगा वो 5 से, प्लस अगला जो 1/3 भाग है वो कवर करेगा 6 से। ये बराबर किसके हो जाएगा, 74/60 के। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपका 4 × 3 12, ये हो गया 3 × 5 15, और ये हो गया 6 × 3 18। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर कितनी आ गई, 74, नीचे कितनी आ गई आपकी 60। अब यहाँ पर जब इनका रेशियो लिया, सॉरी यहाँ पर हम 3 को और कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 को और कॉमन ले लेते हैं सब में से, सब में 3 दिया हुआ है, तो और कॉमन लेने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर और कॉमन लेने पर वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर x/3 हो गया। यहाँ अंदर क्या बचा, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ये बराबर किसके हो जाएगा, 74/60 के। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 20 बार, तो ये एलसीएम लेने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 60 आ जाएगी। 4 से 60 में डिवाइड किया कितनी बार जाएगा आपका, 15 में। 5 से 60 में कितनी बार डिवाइड जाएगा, 12 में। 6 से 60 में डिवाइड जाएगा 6 बार, तो ये कितना हो गया आपका 74/20। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी टोटल वैल्यू, 37। अपॉन में क्या है आपका 60 है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 74/20 के। 20 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 बार, 37 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो गया इधर 3। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी, 6 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 किलोमीटर, जिसमें से 2 किलोमीटर वो किस स्पीड से चलेगा, 4 से। 2 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगा, 5 से, और 2 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि कोई भी एक निश्चित संख्या है, उसको 53 से गुणा करने पर, 53 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने कितने से गुणा कर दिया, 35 से। तो उसको जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से कितना कम था, 1206 था। तो गुणा करने की संख्या क्या थी, चलिए जिस संख्या से गुणा करना था वो संख्या क्या थी, मान ली हमने x थी, उससे गुणा कितने से करना था, 53 से, लेकिन गुणा कितने से कर दिया, 35 से कर दिया। और जो उसका अंतर आया, अगर इस संख्या का जो आंसर आया वो इस संख्या से कितना ज़्यादा था, वो उससे ज़्यादा था 1206। मतलब 35 से गुणा करने पर 1206 कम आंसर आया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 53x। 53x में से 35x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 18x। 18x बराबर कितने हो जाएगा, 1206 से। यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया हमने कितने से, 6 से डिवाइड कर दिया, ये 3 बार डिवाइड हुआ, ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 0 1 बार,
3 से फिर से इसको डिवाइड कर दिया, ये कितनी बार डिवाइड होगा, 6 और 7 बार। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 67। वो संख्या क्या थी, 67 थी, जिसको 53 से गुणा करने को बोला गया, उसने 35 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आया, 1206। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है कि एक रेखाखंड AB और CD बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AC इज पैरेलल टू DB। इस तरीके से ये दो लाइन हैं, ये AB दी है और ये दी है आपकी CD। ये प्रतिच्छेद कहाँ पर करती हैं, O पर करती हैं, जिसमें CAB कितना दिया है, 40 दिया है। CAB जो दिया है वो 40 दिया है, सॉरी ये यहाँ पर इस तरीके से हमने इनको नेमिंग कर दिया है, ये हो गया आपका C और ये हो गया D। इसमें क्या दिया है, AC पैरेलल टू DB होनी चाहिए, तो ये पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन किसके, इस लाइन के, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अब दिया है CAB बराबर 40 दिया है, ये CAB एंगल ये वाला है, ये कितना दिया है आपका 40 का दिया है। तो CDB कितना दिया है, 60 का, ये एंगल जो दिया है आपका 60 का दिया है। और इस तरीके की ये दो पैरेलल संख्या हैं, इनको कोई भी इस तरीके की संख्या इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है बराबर किसके होगा, इस एंगल के। तो यहाँ ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो अगर ये 60 का है, ये कितने का हो जाएगा, 40 का। हमें कौन सा कोण निकालना है, BOD, मतलब ये O है, हमको कौन सा कोण निकालना है, ये वाला। ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, टोटल एडिशन कितना होता है, 180। 180 में से दो कोण हमें पता है, 60 और 40, मतलब टोटल 100 हमें पता है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 80। ये जो एंगल है ये कितने का आ जाएगा आपका, 80 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वॉशिंग मशीन 3 साल पहले 19,440 रुपये में खरीदी थी। इसके मूल्य में प्रतिवर्ष कितने का ह्रास होता है, 16 से ही 2/3% का। तो एक वर्ष बाद ये मूल्य क्या होगा, क्या दिया है, एक वर्ष बाद ये मूल्य क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, एक वर्ष बाद इसका मूल्य निकालेंगे। तो 16 से ही 2/5 की जो वैल्यू होती है, सॉरी 16 से ही 2/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 50/3। हर साल वो किस रेट से घट रहा है, 50/3 घट रहा है। तो 100 में से उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाती है, 50/3 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 माइनस 50/3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा आपका 250/3 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, ये 250/3 रह जाएगी। तो पहले साल ये वैल्यू कितनी थी, 19,440, और सालों का अंतर कितना है, 3, और एक साल बाद यहाँ पूछा है तो 4 साल बाद ये अंतर कितना हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम, ये 250 क्या दिया है यहाँ पर, कितना दिया है, 250/3, और परसेंटेज में ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 कर देंगे। इतनी वैल्यू आएगी कितनी बार, 4 साल बाद। तो 4 का इस पर क्या कर देंगे हम, पावर लगा देंगे। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, ये कैंसिल हुआ आपका 25, सॉरी यहाँ से क्या किया हमने, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। 5 से ये कैंसिल होगा आपका 5 बार, ये कैंसिल होगा आपका 2 बार। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 19440 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 4 बार। तो 5 की घात 4 की वैल्यू क्या होती है, 625। नीचे कितना आ जाएगा आपका, 3 × 6। तो इसको हम क्या लिख सकते, सॉरी 3 × 2 6, 6 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इसी तरीके से ओपन करके ही लिख लेते हैं, 6 × 6 × 6 × 6, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार होगा, 3 2 4 0 बार। फिर से 6 से इसको डिवाइड किया तो ये कितनी बार हुआ, 540 बार। फिर से 6 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना हुआ आपका, 90 बार। और 6 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 बार। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 × 625। 15 × 625 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9375, 9375 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 साल बाद, मतलब जब ये खरीदी थी उससे 4 साल बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9375। 4 साल क्यों ऐड किया, क्योंकि 3 साल पहले ली गई थी और 1 साल बाद की बात हो रही है। तो कुल मिला के साल कितनी हो जाएंगी, 4।
चलिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 0.0016 अंडर रूट के अंदर है, इसका मान क्या होगा। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4। अब हम दशमलव कितने अंक आगे लगाएंगे, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए कितने के जोड़े बनते हैं, 2 के। तो 2 के जोड़े बनेंगे तो बाहर कितने अंकों बाद आएगा, कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो जो दशमलव आएगा वो कितने अंकों बाद आए, कितने अंकों पहले आएगा, 2 अंकों पहले। तो हमने 2 अंकों पहले दशमलव लगा के इसकी वैल्यू क्या बना दी, 0.04। ये किस में दिया है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका दिया है, ये इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर नहीं निकल पाया। इस क्वेश्चन को और हम अलग से सॉल्व करके देखेंगे, फिर से आपके लिए इसको लेकर आएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि दीवार का 10% भाग गारे से भरा जाता है। 10% भाग गारे से भरा जाता है तो कितना भाग बचा, 90%। कितना भाग बचा, 90% बचा। तो 90% हमने किसका ले लिया, ये दीवार ले ली। दीवार कितने की दी है, 24 इंटू, ये ऊपर दी है 24 इंटू 8 इंटू 60, 24 इंटू 8 इंटू 60 की ले ली। ईंट कितने की लेनी है, 24 इंटू 12 इंटू 8 की। यहाँ पर ये 60 वैल्यू है, ये सेंटीमीटर में है, 8 मीटर में और 24 मीटर में है। तो इनको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 2 बार 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो 100 से किसको कैंसिल कर दिया, ये 100 को कैंसिल कर दिया, 24 से इस 24 को कैंसिल कर दिया, 8 से इस 8 को कैंसिल कर दिया, 12 से कैंसिल कर दिया इसको 5 बार। तो 90 और यहाँ कितना आया 5 और यहाँ कितना आया 100। 9 इंटू 5 कितना होता है 45 और 0 कितनी आई है यहाँ पर 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45,000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और तांगा कितने रुपए में खरीदा, 3,000 रुपये में। घोड़ा यानी कि हॉर्स की और तांगा यानी कि टी की जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी, 3,000 रुपये। अब उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा तांगे को 10% हानि पर बेच दिया। घोड़े को उसने 20% लाभ पर बेचा तो 20% लाभ पर उसकी वैल्यू क्या हो गई, 120%। और तांगे को उसने 10% हानि पर बेचा तो तांगे की वैल्यू कितनी हो गई, 90%। ये बराबर किसके हो जाएगा, इस तरह उसने कुल 2% का लाभ प्राप्त किया। तो उसने 2% का लाभ कितने पर प्राप्त किया, 3,000 पर। तो 3,000 पर कुल उसको कितना मूल्य मिला, उसका 102%। 3,000 का कितना मूल्य मिला, 102%। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू बराबर हो जाएंगी। ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। 3 से यहाँ पर इसको 1 बार कैंसिल हुआ, ये 3 से कैंसिल हुआ 3 बार और ये 3 से कैंसिल हुआ 4 बार। तो यहाँ पर 4H प्लस के 3T बराबर किसके हो जाएगा, 1 0 2 0 के बराबर। कितने, 1 0 2 0 के बराबर हो जाएगा। और ये 10 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। तो ये 1 0 और यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब एक इक्वेशन हमको मिल गई, ये वाली एक इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई 2 वाली। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। पहले हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तांगे की निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हॉर्स को एलिमिनेट करेंगे। तो हॉर्स की दोनों जगह यहाँ वैल्यू बराबर कर देंगे तो पूरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 से। तो यहाँ क्या आ गया आपका 4H प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4T बराबर कितना, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12,000। जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे ये वैल्यू
पूरी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये माइनस में और ये भी माइनस में आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगी। प्लस 3t माइनस 4t, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -t, बराबर किसके आ जाएंगे 12,000 में से 10,200 घटाया तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के 1800, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो जो टांगे की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 1800। टांगे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1800, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा PR और QS बराबर हैं तो PQRS क्या है। ये समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, और इसकी जो भुजा है PQRS, इस तरीके से ये भुजाएं दी हैं। अब दिया है कि PR और QS बराबर हैं, ये दोनों जो डायगोनल हैं ये बराबर किस कंडीशन में होते हैं, ये बराबर होते हैं आपके आयत की कंडीशन में, वर्ग की कंडीशन में भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डायगोनल सिर्फ और सिर्फ डायगोनल की बात करी है, साइड की कुछ बात नहीं करी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आयत होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 बिल्लियां AB ने 60 चूहे पकड़े। कितने चूहे पकड़े 2 बिल्लियों ने 60 चूहे पकड़े, तो A और B ने टोटल कितना काम किया 60 काम किया। अब A ने B द्वारा पकड़े गए 2 चूहों के लिए 3 चूहे पकड़े। A ने कितने चूहे पकड़े 3 चूहे पकड़े, और B ने कितने चूहे पकड़े 2 चूहे। A ने प्रत्येक B द्वारा पकड़े गए प्रत्येक 2 चूहों के लिए कितने चूहे पकड़े 3 पकड़े, मतलब यहाँ से A कितना काम कर रहा है 3, और B उतने ही समय कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। तो B द्वारा पकड़े गए चूहों की संख्या क्या होगी। यहाँ से A और B की टोटल वैल्यू दी है 60, तो टोटल वैल्यू यहाँ से कितनी दी है 5, 5 बराबर किसके दी है 60 के, तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे 12 के। डिवाइड कर देंगे 60/5, 12 के बराबर हो जाएंगे 1, तो 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12 × 3 मतलब 36, और B की वैल्यू कितनी आ गई 12 × 2 मतलब 24। तो हमें क्या बताना है B द्वारा पकड़े गए चूहों की संख्या, तो B ने कितने चूहे पकड़े 24 पकड़े, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि A की घात B, ये दिया है A बराबर B की पावर 2x, फिर दिया है B बराबर C की पावर 2y, और फिर क्या दिया है C बराबर A की पावर 2x। तो हमें क्या निकालना है x y z की वैल्यू निकालना है। तो पहले A के बराबर क्या दिया है ये B दिया है, और B की वैल्यू यहाँ क्या दी है C दी है, और C की वैल्यू यहाँ क्या दी है A दी है। तो पहले हम क्या करेंगे डायरेक्ट A की पावर C की वैल्यू क्या दी है A की पावर 2x, यहाँ पर ये C की वैल्यू है, C की पावर यहाँ क्या दी है 2y, इसकी पावर को यहाँ पर लगा देंगे। अब ये वैल्यू किसकी पूरी की हो गई आपकी B की हो गई। अब B की पावर यहाँ क्या दी है 2x, तो इसको और ऐड कर देंगे, ये बराबर किसके हो जाएंगे A के बराबर। तो A बराबर यहाँ से कितना हो गया 2 × 2 × 2 बराबर A की पावर 8, x बाई जेड ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो x और बाई और जेड ये बराबर हो गया। तो यहाँ से ये पावर कितनी है 1, जब आधार समान है तो घात क्या कर देते हैं हम कंपेयर कर देते हैं, तो 8x बाई जेड बराबर कितने के हो गया x के, तो x बाई जेड की वैल्यू क्या हो गई 1/8 के बराबर। कितने के बराबर हो गई 1/8 के, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः 45% और 55% है, इसे पाई चार्ट पर निरूपित किया जाता है, तो लड़कों और लड़कियों के भाग को निरूपित करने वाले भाग का केंद्रीय कोण क्या होगा। अच्छा, टोटल पाई चार्ट में एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ये कितने के बराबर होगा, ये होगा आपका 100% के बराबर। तो यहाँ से जो 1% की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6। 1% की ना निकालिए, डायरेक्ट कितने की निकाल देंगे हम, डायरेक्ट निकाल देंगे 45% की। तो 45% की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 × 45 डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे हम
इसे 100 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 5 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, 5 से ये कैंसिल हुआ 9 बार, और 2 से ये कैंसिल हो गया 18। 18 इंटू 5, 18 इंटू 9 की जो वैल्यू होती है, 18 इंटू 9 की वैल्यू क्या होती है, 18 इंटू 9 की वैल्यू होती है 162। एक एंगल मिल गया 162, 360 कुल है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 198। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, x माइनस वाई तथा y माइनस एक्स का गुणनफल क्या होगा। क्या दिया है, x माइनस वाई और y माइनस एक्स का गुणनफल क्या होगा। तो y माइनस एक्स को अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स को फिर क्या लिख सकते हैं हम, फिर से x माइनस वाई, और ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस के x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, इसका होल माइनस कर देंगे तो पूरा माइनस करने पर ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो प्लस आगे लिख देंगे हम, ये दोनों वैल्यू आपकी माइनस में हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 52 आदमी 35 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो उसी काम को 28 आदमी कितने दिनों में करेंगे। आदमी कितने हैं, 52 मैन हैं, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 35 दिनों में काम कर रहे हैं, तो 28 आदमी 28 मैन कितने दिनों में काम करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स डे में काम करेंगे, तो क्या करेंगे, एम से एम को कैंसिल कर दिया, डे से यहाँ पर डे को कैंसिल कर दिया, 28 से 7 से ये कैंसिल हुआ आपका 4 बार, और 7 से ये कैंसिल होगा आपका 5 बार, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 13 बार। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 बराबर क्या होता है 65। 65 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 बाई की पावर 4 माइनस के 3 बाई की पावर 3 माइनस के 4 बाई की पावर 2 माइनस के 4 बाई को किससे डिवाइड किया जाता है, बाई स्क्वायर माइनस के 2 बाई से। तो आंसर क्या आएगा, भागफल जो होगा वो क्या आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको घात बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बाई स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बाई स्क्वायर से। 3 बाई का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 3 बाई की घात 4 माइनस के इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, बाई की घात 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ, तो यहाँ कितनी हो जाएगी बाई की घात 3। इसको माइनस प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 6 बाई क्यूब में से माइनस के 3 बाई क्यूब माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 3 बाई क्यूब। अगली संख्या को उतार लेंगे, ये कितनी हो जाएगी आपकी माइनस के 4 बाई स्क्वायर। अब इसमें कितने का ऐड करेंगे, तो इसमें बाई स्क्वायर में कितना हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 3 बाई का मल्टीप्लाई करना चाहिए। 3 बाई का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना आ गया 3 बाई क्यूब, माइनस में यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 2 6 बाई स्क्वायर। इसको फिर से माइनस साइन को प्लस में बना देंगे और प्लस वाले साइन को माइनस में, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा आपका, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 बचा, 2 बाई स्क्वायर माइनस की यहाँ वैल्यू कितनी दी है 4 बाई दी है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का, 2 का भाग 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया 2 बाई स्क्वायर। इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस के 4 बाई। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया आपका, पूरा 0 आ गया। तो डिवाइड जो भागफल आया वो क्या आ गया आपका, ये 3 बाई स्क्वायर प्लस के ये कितना लिखा है 3 बाई और प्लस ये कितना लिखा है 2। तो भागफल क्या आ जाएगा आपका 3 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2, ये आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम से प्रचुर होता है। इनमें से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम से प्रचुर होता है, तो जो आयोडीन और प्रोटीन से प्रचुर होता है वो होता है आपका कैल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख की जो गुहिकाएं और रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो जो कैविटी ऑफ माउथ, ब्लड वेसल, हार्ट etc आर लाइन्ड विथ, ये किसके साथ लाइन किए जाते हैं, तो ये लाइन किए जाते हैं आपकी सल की उपकला यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा इनको रेखित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, हीलियम 4 मटेरियल दिए हैं। इनमें से
किस समूह में इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है और अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं वो हैं आपके यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके गेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि नाभिकों में संरचित धागे जैसी रचनाएं क्या कहलाती हैं। तो नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में जो धागे, संरचित धागे यानी बंधे हुए धागे जैसी जो रचनाएं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी क्रोमेटाइड्स। क्या कहलाती हैं? क्रोमेटिड्स ये कहलाती हैं। अर्धगुणसूत्र ये कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो इनमें से आपका माइटोकॉन्ड्रिया अब एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। जो तारकेंद्र होता है ये भी आपका एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। लयनकाय भी आपका एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। और जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है वो क्या होता है? प्लास्टिड यानी कि लवक। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में कि 1 बिलियन में 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है। तो बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। अच्छा, टोटल बिलियन कितना हो जाएगा? 250 ये है, 50 ये है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 300 हो गया। किसका प्रतिशत निकालना है? चीनी का। तो चीनी का कितना मटेरियल दिया है? 50 दिया है। कुल कितना दिया है? 300। तो 50 300 का कितना प्रतिशत होगा? निकाल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50/3। और 50/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? 16.66। 16.66 को लगभग आप किसके बराबर लिख सकते हैं? 16.67 के। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया न्यूनतम दाब सबसे कम होता है। कब होता है? अच्छा, दाब कम कब होगा? जब उसका एरिया बढ़ जाएगा। जब जमीन पे जो चीज रखी गई है उसका हम एरिया बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम होगा, क्योंकि वो एरिया क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। तो दाब सबसे कम कब होगा? जब दोनों पैरों को मोड़ के बैठेगा। ये नहीं होगा। नींद की स्थिति में लेटता है, ये आपका राइट आंसर होगा। दोनों पैरों पर खड़ा होता है तो दोनों पैरों की जगह सिर्फ वजन आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक पैर पर खड़ा रहता है तो और ज्यादा वेट आएगा, तो ये भी क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर दाब न्यूनतम कब होगा? जब वह नींद की स्थिति में लेटेगा। कब होगा? जब वह नींद की स्थिति में लेटेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि आनुवांशिकता की इकाइयाँ क्या हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? आनुवांशिकता की इकाई होती है आपकी जीन। क्या होती है आनुवांशिकता की इकाई? जीन होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। तो जिसमें विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है वो होता है आपका डिस्टिल वाटर यानी कि आसुत जल। आसुत जल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिल वाटर यानी कि आसुत जल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जो जैव संहति यानी कि बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, जो हमें जमीन से प्राप्त नहीं होता, जो वो क्या होता है आपका? कोयला नहीं होता, लकड़ी नहीं होती, गोबर गैस भी नहीं होती। लकड़ी किसके द्वारा प्राप्त होती है? पेड़ों द्वारा। गोबर गैस, गोबर से गैस बनाई जाती है। कोयला आपको जमीन से प्राप्त होता है। और जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये क्या होती है? ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं होती। क्या होती है ये? ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं होती है। ये किसी विशेष यूज के लिए
किसी विशेष चीज़ के लिए यूज की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बायोमास एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से रात्रिचर पक्षी का उदाहरण दिए। आपको सभी को पता है रात में कौन ज़्यादा देख सकता है, तो रात में जो देख सकता है वो है आपका उल्लू, तो वो क्या कहलाएगा आपका रात्रिचर पक्षी यानी कि एक नाइट बर्ड कहलाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन दिया है कि किलोवाट घंटा इनमें से किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है इनमें से, तो किलोवाट घंटा आपकी इकाई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, किलोवाट घंटा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है। सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला जो चीज़ होती है वो क्या होती है आपकी न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक आपका सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि बड़े कुक्कुट फॉर्म का निर्माण क्यों किया जाता है। एक बड़े कुक्कुट फॉर्म का निर्माण क्यों किया जाता है, तो ये ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर कि सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। अगला दिया है कि सिर्फ बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना, तो ये भी क्या होगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए यूज किए जाते हैं हमारे कुक्कुट पालन फॉर्म। अगला दिया है कि सिर्फ मुर्गे मांस के लिए यानी कि ये अधिक संख्या में ब्रॉयलर को पालने हेतु, तो ये भी क्या हो जाएगा राइट। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। ये ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दिए हैं आपके, ये एक बड़े कुक्कुट फॉर्म के निर्माण के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो भोजन का जो अंतिम पाचन होता है वो किस में होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होती है आपकी लेंथ में बहुत लंबी होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में बहुत लंबी होती है, तो इसमें जो पाचन अंतिम होता है वो किस में होता है आपका छोटी आंत में। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है आपका मुख गुहिका से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं। आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। कहाँ से होकर गुजरे, केंद्र से। तो इस तरीके से एक वृत्त आपका ये दिया है और इस केंद्र से होकर ही ये दूसरा वृत्त गुजर रहा है। अब इसमें दिया है कि उस वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। ये उभयनिष्ठ जीवा जो दोनों को टच करती है, इसकी हमें यहाँ पर लंबाई बतानी है। लंबाई हम कैसे देखेंगे, सेंटर क्या दिया है यहाँ, इसका सेंटर है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैच कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी आर। कितनी होगी, आर होगी। और ये पूरी भी आपकी कितनी होगी, आर होगी। तो आधी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी आपकी r/2। तो इसको हम इस लंबाई को किससे निकाल सकते हैं, हम इस लंबाई को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लंबाई हमें दी है r, ये दी है हमें r/2। तो ये कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर में से क्या घटा देंगे हम, r/2 का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा r² माइनस के r²/4। तो r ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो ये 4r² माइनस के r², तो कितना आ जाएगा आपका 3r²/4। ये क्या काय की वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो इसका निकाल लेंगे हम अंडर रूट निकालने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी r/2√3। क्या आ गई इसकी वैल्यू, r/2√3 आ गई। हमें क्या निकालनी है, इस जीवा की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो कितना हो गया 2 × r/2 × × 3। तो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो √3r क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी इसकी √3r, सॉरी त्रिज्या नहीं, इसकी जो उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी इसकी √3r के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन यहाँ पर निकालना है, कौन सा होगा।
216 एक पूर्ण वर्ग है, तो ये कथन क्या है, सही दिया है। 216 जो पूर्ण वर्ग है वो किसका है, 16 का है, सॉरी 216 पूर्ण वर्ग। इसमें जो आपका हिंदी में और इंग्लिश में क्या दिया है, चेंज दिया है। यहाँ पर परफेक्ट क्यूब दिया है, यहाँ पर दिया है पूर्ण वर्ग। तो हमें क्या निकालना है, पूर्ण घन देखना है। क्या देखना है, पूर्ण घन देखना है। तो 216 पूर्ण घन होता है, किसका होता है, 6 का। 216 किसका पूर्ण घन होता है, 6 का होता है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। अगला सेकंड ऑप्शन दिया है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जिसका अंतिम 4 हो। तो ये जो आंसर, ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन, कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जिसका अंतिम अंक क्या हो, 4 हो। अगला जो आपका दिया है वो दिया है कि यदि b को a विभाजित करता है तो b q को a क्यूब विभाजित करेगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला दिया है कि 8 6 4 0 एक पूर्ण घन नहीं है। तो 8 6 4 0 इस तरीके से कोई भी पूर्ण घन नहीं निकलेगा। तो जो राइट आंसर होगा, वो जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ क्या दिया है कि 8 6 4 0 एक पूर्ण घन नहीं है। तो ये हमें सही दिया है ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अब यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है वो क्या दिया है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 4। तो परफेक्ट क्यूब एक है, कौन सा है, 64 है। ये किसका है, 64 जो क्यूब है ये किसका है, 4 का है। और 4 का क्यूब जो होगा उसका हमेशा ही अंत में क्या आएगा आपका, 4 आएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहले हमने इसको कुछ अलग पढ़ा था इसलिए हमने यहाँ पर इसको राइट कर दिया था। तो जो गलत इसमें निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा गलत, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे थे 10 सितंबर के आपके 2017 के पेपर के। ये आपकी सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के पूरे 100 क्वेश्चन पेपर थे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन गलत यहाँ पर गलत दिया हुआ था। तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, उसका हम कोशिश करेंगे सही क्वेश्चन लेने की, फिर उसको आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।